Friends, today we are going to start a new topic in history, that is Bhakti Sufi tradition. Now let's start the topic. A mosaic of religious belief and practices. The first topic is the mosaic of religious belief and practices. Mosaic का मतलब क्या होता है? A mosaic, a picture or a pattern produced by arranging together small pieces of stones, title, glass, etc. इस वर्ड का जो मतलब है, आई हैव रिटन इट हेयर, मोज़ेक मीन्स अ पिक्चर और पैटर्न प्रोड्यूस्ड बाय अरेंजिंग टुगेदर स्मॉल पीसेस ऑफ स्टोन, टाइल, ग्लास, एक्सेट्रा. ओके. Perhaps the most striking feature of this phase is increasing visibility of a wide range of god and goddess in scripture as well as in the text. Now, the basic feature of this phase is that how there was a visibility, how there was the increasing visibility of wide range of god and goddess. कैसे अलग अलग भगवान सामने आ रहे थे. इंक्रीजिंग विजिबिलिटी ऑफ वाइड रेंज ऑफ गॉड एंड गॉडेस बोल रहा है, स्क्रिप्चर्स के फॉर्म में और टेक्स्ट में भी. अलग अलग मूर्तियां जो बन रही थी वो भी मतलब बहुत सारे न्यू गॉड एंड गॉडेसेस इंट्रोड्यूस होते जा रहे थे अलग अलग स्क्रिप्चर्स में, और इवन टेक्स्ट में भी जो भी टेक्स्ट लिखे जा रहे थे उसमें भी अलग अलग गॉड और गॉडेसेस के बारे में काफ़ी डिस्क्रिप्शन आ रहा था. At one level, this indicates the continued and even extended worship of the major deities. कहीं ना कहीं पर को एक लेवल ऐसा आ रहा था जो इंडिकेट कर रहा था और जो बता रहा था कि दिस इज नथिंग बट अ कंटिन्यूड एक्सटेंडेड वर्शिप ऑफ मेजर डाइटीज़. जो मेजर डाइटीज़ हैं उनका ही ये एक एक्सटेंडेड फॉर्म है, मतलब उन्हीं के रूप हैं. जैसे हम लोग बात करते हैं ना कि भगवान विष्णु के वो रूप थे या भगवान शिव जी के वो रूप थे, तो ऐसे करके अलग अलग न्यू गॉडेस एंड गॉड एंड गॉडेसेस की जो इमेज थी वो स्क्रिप्चर्स और टेक्स्ट में सामने आ रही थी. और ये कुछ नहीं था, इट वॉज कंटिन्यूड एंड इवन एक्सटेंडेड वर्शिप ऑफ मेजर डाइटीज. विष्णु, शिवा, द गॉडेस ईच हुम विजुअलाइज्ड इन अ वैरायटी ऑफ फॉर्म्स. ठीक है, विष्णु थे, शिवा थे, बहुत सारी गॉडेस थी जो हम लोग विजुलाइज कर रहे थे वैरायटी ऑफ फॉर्म्स में. अलग अलग फॉर्म्स में हम इनको विजुलाइज कर रहे थे. अब विजुलाइजेशन हमारे हाथ में होता है. जैसे हम लोग बहुत बार किसी भी गॉड को किसी के साथ कंपेयर करते हैं तो बोलते हैं कि ये गॉड जो हैं ये भी उन्हीं का रूप है, वो वाले गॉड जो हैं वो भी उन्हीं का रूप है. जैसे हम लोग रामायण देखते हैं तो रामायण में जब हम राम जी के बारे में देखते हैं तो हम क्या देखते हैं कि वो एज अ ह्यूमन बीइंग पैदा हुए थे रामायण में, है ना. रामायण जब हम देखते हैं तो एज अ ह्यूमन बीइंग पैदा हुए थे, बट रियल में वो जो थे बहुत बड़े भगवान थे. रियल में ही वॉज लाइक गॉड. हनुमान जी जो थे वो भी एक देवता के पुत्र थे. हम कहते हैं पवन पुत्र हनुमान, तो उनको भी हम किसी के रूप के साथ कंपेयर कर सकते हैं. ऐसे बहुत सारे भगवान होते हैं जिनको हम अलग अलग रूप के साथ कंपेयर करते हैं. तो उस चीज़ के बारे में हम बात कर रहे हैं कि न्यू वाइड रेंज ऑफ गॉड एंड गॉडेसेस वर कमिंग फॉरवर्ड. ठीक है. द इंटीग्रेशन ऑफ कल्ट्स. अब इंटीग्रेशन ऑफ कल्ट्स की बात करते हैं. कल्ट्स क्या है? कल्ट्स मीन्स अ सिस्टम ऑफ रिलीजियस डिवोशन टूवर्ड्स अ पर्टिकुलर फिगर और ऑब्जेक्ट. आई हैव रिटन द मीनिंग. Cults mean a system of religious devotion towards a particular figure or object. Now see, historians who have tried to understand these developments suggest that there were at least two processes at work. One was the process of disseminating ब्राह्मणिकल आइडियाज़. अब जो हिस्टोरियंस ने इन टेक्स्ट को पढ़ने की कोशिश करी है, जो हिस्टोरियंस ने इस टॉपिक में रिसर्च करी है, उनका ये मानना है, उनका ये सजेशन है कि वहाँ पर टू प्रोसेसेस थे, दो प्रोसेसेस थे. पहला प्रोसेस था, द फर्स्ट वाज द प्रोसेस ऑफ डिसिमिनेटिंग ब्राह्मणिकल आइडियाज. ठीक है. अब पहला जो प्रोसेस था, इस वर्ड का मैंने मतलब लिखा हुआ है स्प्रेड. दैट मीन्स द फर्स्ट प्रोसेस वाज स्प्रेडिंग ऑफ ब्राह्मणिकल आइडियाज. पहला जो प्रोसेस था वो ब्राह्मणिकल आइडियाज को स्प्रेड करना था. ठीक है. दिस एग्जाम्प्लिफाइड बाय द कंपोजिशन, कंपाइलेशन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ पुरानिक टेक्स्ट. ये कैसे कैरीड हुआ? ये हुआ कंपोजिशन ऑफ ब्राह्मणिकल टेक्स्ट. जो भी ब्राह्मणिकल टेक्स्ट थे उनको कंपोज किया गया, फिर उनको कंपाइल किया गया, एक साथ उनको एक बुक जैसी बनाई गई, कंपाइलेशन हुआ, एंड देन द प्रिजर्वेशन ऑफ पुरानिक टेक्स्ट. और उसके बाद उन पुरानिक टेक्स्ट को, जो भी पुराण्स थे, जो भी पुरानिक टेक्स्ट थे ब्राह्मणिकल टेक्स्ट, उनको प्रिजर्व किया गया. इन सिंपल संस्कृत वर्सेस एक्सपेक्टिकली stated clearly means to be accessible to women and shudras who were generally excluded from Vedic language. और इनको सिंपल संस्कृत टेक्स्ट में भी हम लोगों ने कॉपी किया. मतलब कि सिंपल संस्कृत टेक्स्ट, वो ऐसे संस्कृत टेक्स्ट जो इजीली रीड हो सकते थे. अब इनको हमने एक्सप्लिसिटी मेंट टू बी एक्सेसिबल टू वुमेन. एक्सप्लिसिटी का मतलब होता है स्टेटेड क्लियरली.
मतलब कि हम लोगों ने सिंपल संस्कृत टर्म्स में भी इन टेक्स्ट को लिखा, और हमने इन टेक्स्ट को सिंपल टेक्स्ट में क्यों लिखा, सिंपल संस्कृत लैंग्वेज में क्यों लिखा, हमने इन टेक्स्ट को सिंपल लैंग्वेज में इसलिए लिखा ताकि विमेंस और शूद्रास भी इन टेक्स्ट को पढ़ सकें, क्योंकि विमेंस और शूद्रास वेर नॉट एक्सपर्ट इन दी वैदिक लर्निंग। उन लोगों को इतनी कठिन लैंग्वेज नहीं आती थी, बिकॉज एजुकेशन उस टाइम पे इनके पास अवेलेबल नहीं थी, तो इतनी ज़्यादा कठिन संस्कृत इनको समझ में नहीं आती थी। फॉर देम दे हैव रिटन इन इजी संस्कृत ऑल्सो। तो एक्सप्लिसिटी का मतलब मैंने लिखा हुआ है स्टेटेड क्लियरली, सॉरी, दैट मीन्स इट वॉज रिटन इन एन ईजी लैंग्वेज फॉर देम। अब ये वाला पैराग्राफ मैंने काट दिया है, सुबह से क्लासेस हो रही थी और वो चश्मा भी टूट गया है, जिससे मैं लैपटॉप से देखता था, मेरे को थोड़ी सी आईसाइट प्रॉब्लम भी है, तो वो है नहीं तो उल्टी सीधी लाइनें लिख दी तो इसलिए जो है ये वाला पार्ट आप छोड़ दीजिएगा। अच्छा, एट द सेम टाइम, यहाँ से कर रहा हूँ, at the same time there was a second process at work, that was of the Brahmins accepting and reworking the beliefs and practices of these and other social categories। इसी के अलावा जो सेकंड फेज था, सेकंड फेज में क्या था कि ब्राह्मण्स वर एक्सेप्टिंग एंड रीवर्किंग ऑन द बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ दीज एंड अदर सोशल कैटेगरीज। जो बाकी सोशल कैटेगरीज थी उसको भी ब्राह्मण्स कहीं ना कहीं पर को एक्सेप्ट करना शुरू कर चुके थे, और वो उसमें रिवर्क कर रहे थे। दे वाज वर्किंग ऑन दैट टेक्स्ट। जो अदर सोशल कैटेगरीज के टेक्स्ट थे तो उनमें भी ब्राह्मण्स ने वर्क करना शुरू कर दिया था, एंड दे वर एक्सेप्टिंग इट ऑल्सो। In fact, many beliefs and practices were shaped through a continuous dialogue between what sociologists have described as a great Sanskrit Puranic tradition and little tradition throughout the land। और क्या कह रहा है, इनफैक्ट मैनी बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस वर शेप, बहुत सारी बिलीव्स और प्रैक्टिसेस को शेप कैसे किया गया, जब कंटिन्यूस डायलॉग हुआ बिटवीन द सोशोलॉजिस्ट। जो सोशोलॉजिस्ट थे, सोशोलॉजिस्ट ने जब इन प्रॉब्लम्स को डील किया, उन्होंने इन पुराण्स को पढ़ा, उन्होंने इन संस्कृत टेक्स्ट को पढ़ा, उन्होंने अदर सोशल कैटेगरीज के टेक्स्ट को पढ़ा, और उसके बाद उन्होंने देखा कि कैसे दे डिस्क्राइब्ड एज अ ग्रेट संस्कृत पुराण एंड द लिटिल ट्रेडिशन थ्रू आउट द लैंड। उन्होंने दोनों चीज को कंसिडर किया। ग्रेट संस्कृत पुराण दैट वाज रिटन बाय ब्राह्मण्स, जो ग्रेट संस्कृत टेक्स्ट थे वो ब्राह्मण्स ने लिखे थे, तो सोशोलॉजिस्ट ने जब इनको पढ़ा तो उन्होंने उसको डिस्क्राइब किया एज अ ग्रेट संस्कृत पुराण, क्योंकि ये पुराण बहुत बड़े थे, बहुत लंबे थे, इनमें काफ़ी लंबी संस्कृत लिखी हुई थी, एंड दीज वर बेसिकली रिटन बाय दी ब्राह्मण्स एंड द लिटिल ट्रेडिशन थ्रू आउट द लैंड। और लिटिल ट्रेडिशन कहने का मतलब बहुत सारे हो सकते हैं यहाँ पर को। लिटिल ट्रेडिशन जो अदर सोशल कैटेगरीज थी, तो उनके जो ट्रेडिशन थे, उनके भी कुछ टेक्स्ट थे, उनको भी सोशोलॉजिस्ट ने रीड किया और उनको बोला एज अ लिटिल ट्रेडिशन थ्रू आउट द लैंड। तो ये आपका सेकंड प्रोसेस था। सेकंड प्रोसेस मैंने आपको बताया कि कैसे ब्राह्मण्स ने एक्सेप्ट करना शुरू किया, कैसे ब्राह्मण्स ने रीवर्क करना शुरू किया जो बिलीव्स और प्रैक्टिसेस थी दूसरी कैटेगरीज की, जो दूसरी सोशल कैटेगरीज थी उनकी जो सोशल प्रैक्टिस थी, उनको ब्राह्मण्स ने एक्सेप्ट करना शुरू किया, रीवर्किंग करना शुरू किया उन पे, और उनके बिलीव्स और प्रैक्टिसेस को एक बार दोबारा से देखा। और इसके अलावा जो सोशोलॉजिस्ट थे उन्होंने दोनों तरीके से टेक्स्ट को देखा। उन्होंने सोशोलॉजिस्ट ने जो ब्राह्मणिकल टेक्स्ट देखे दैट दे कंसिडर्ड एज अ संस्कृत पुरानिक ट्रेडिशन, और लिटिल ट्रेडिशन को भी उन्होंने देखा, जो अदर सोशल कैटेगरीज के ट्रेडिशन थे वो भी उन्होंने रीड करे, और वहीं पर से उन्होंने कंक्लूजन भी निकाला कि कैसे क्या होता था। ओके, वन ऑफ द मोस्ट स्ट्राइकिंग एग्जाम्पल ऑफ द प्रोसेस इज एविडेंट इन पुरी उड़ीसा। अब उड़ीसा की हम अगर बात करें तो एक एग्जाम्पल इस चीज का उड़ीसा में अवेलेबल है, वेयर द प्रिंसिपल डाइटी वॉज आइडेंटिफाइड बाय 12th सेंचुरी एज जगन्नाथ। हम लोग जानते हैं उड़ीसा में एक मंदिर है जगन्नाथपुरी नाम से, तो 12th सेंचुरी में इनमें जो प्रिंसिपल डाइटी थी, प्रिंसिपल डाइटी कौन थे यहाँ के, जगन्नाथ। जगन्नाथ का लिटरल मतलब क्या था, जगन्नाथ का लिटरल मतलब था द लॉर्ड ऑफ वर्ल्ड, पूरी दुनिया के स्वामी, ठीक है, द लॉर्ड ऑफ वर्ल्ड फ्रॉम अ फॉर्म ऑफ विष्णु। तो कहीं ना कहीं पर को अभी जब मैंने चैप्टर स्टार्ट किया था तो मैंने बोला था कि न्यू गॉड एंड गॉडेसेस के स्क्रिप्चर्स और टेक्स्ट सामने आ रहे थे, और हम लोग उनके अलग अलग अवतारों की बात कर रहे थे, हम उनके अलग अलग फॉर्म्स की बात कर रहे थे। तो अब एक एग्जाम्पल हमारे पास यहाँ पर आ गया उड़ीसा से। उड़ीसा में जो पुरी नाम की जगह है, तो वहाँ पर को एक टेम्पल है जिनको हम कहते हैं जगन्नाथपुरी। 12th सेंचुरी में ये एज अ प्रिंसिपल डाइटी वहाँ पर को इस्टेब्लिश हुए, प्रिंसिपल डाइटी के फॉर्म में ये वहाँ पर आइडेंटिफाई हुए। और जगन्नाथ का लिटरल जो मीनिंग होता है वो होता है अ फॉर्म ऑफ विष्णु, मतलब कि ये विष्णु के ही अवतार थे। If you compare figure 6.2 and 4.26 in chapter 4, चैप्टर 4 का अगर हम फिगर नंबर 4.26 और अगर हम चैप्टर नंबर दिस वाले चैप्टर का अगर हम 6.2 को कंपेयर करते हैं, तो यू विल नोटिस द डाइटी इज प्रेजेंटेड इन वेरी डिफरेंट वेज।
तो जो भी डाइटीज वहाँ पर को इमेज बनी है दे आर प्रेजेंटेड इन वेरी डिफरेंट वेज, दोनों की दोनों इमेजेस में कुछ ना कुछ वेरिएशन है. इन दिस a local deity whose image was and continues to be made of wood by a local tribal specialist was recognized as a form of Vishnu. Now see, in this a local deity whose image was continues to be made of wood, एक wood की image है जो एक local deity है, specialist was recognized as a form of Vishnu. तो इस deity को भी वो विष्णु का फॉर्म मान रहे हैं, मतलब कि जो यहाँ पर को वुडन डाइटी है उस डाइटी को भी स्पेशलिस्ट जो है वो रिकॉग्नाइज कर रहे हैं एज अ फॉर्म ऑफ विष्णु, मतलब वो डाइटी जो है वो भी लॉर्ड विष्णु का ही एक अवतार है, लॉर्ड विष्णु का ही एक फॉर्म है. एट द सेम टाइम विष्णु वॉज विजुअलाइज्ड इन अ वे दैट वॉज वेरी डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द अदर पार्ट ऑफ द कंट्री. और ये भी देखा गया है कि डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री में विष्णु को, भगवान विष्णु जो हैं, जो भगवान विष्णु हैं उनको अलग अलग तरीके से कैरेक्टराइज किया गया है, उनको अलग अलग तरीके से प्रेजेंट किया है. पूरी इंटायर कंट्री में जो भगवान विष्णु है उनका विजुअलाइजेशन अलग अलग है, ठीक है, हर जगह उनको अलग अलग तरीके से विजुअलाइज किया गया है. ओके, सच इंस्टेंसेस ऑफ इंटीग्रेशन आर एविडेंट अमॉन्ग गॉडेस कल्ट्स एज वेल. और ऐसे इंस्टेंसेस जो इंटीग्रेशन के हैं ये हमको गॉडेस कल्ट्स एज वेल में दिख जाते हैं, मतलब गॉडेस के एग्जाम्पल में भी हम लोगों को ये वेरिएशन दिख जाती हैं. वर्शिप ऑफ द गॉडेस ऑफन सिंपली इन द फॉर्म ऑफ स्टोन स्मीयर्ड विथ sorry, such instances of integration are evident among the goddess cults as well, and worship of goddess often simply in a form of stone smeared coal marked with ochre and earthy pigment containing ferric oxide. अब देखो ऐसे इंस्टेंसेस जो हैं जो गॉडेस को इंटीग्रेशन पे दिखा रहे हैं, जो एविडेंट हो रहा है गॉडेस, जो हम लोग गॉडेस को किस तरीके से देख रहे हैं, तो ये दिखा रहे हैं कि वर्शिप ऑफ गॉडेस ऑफन सिंपली इन अ फॉर्म ऑफ अ स्टोन. एक स्टोन है, उस स्टोन को हम लोग वर्शिप कर रहे हैं और हम कह रहे हैं कि ये गॉडेस है, ठीक है. स्मेयर्ड, स्मेयर्ड का मतलब होता है कि कोट, नॉट कोल, मैंने गिर दिया, कोट और मार्क. स्मेयर्ड का मतलब होता है टू मार्क समथिंग ऑन इट विथ ऑक्र, ठीक है, विथ ऑर्की. एंड ऑर्की क्या है? ऑर्की इज एन अर्थली पिगमेंट कंटेनिंग फेरिक ऑक्साइड, ठीक है. ऑर्की इज एन अर्थी पिगमेंट कंटेनिंग फेरिक ऑक्साइड. तो ये एक नेचुरल रिसोर्स है जो एक पिगमेंट होता है, अर्थ से निकलता है, मिट्टी के साथ निकलता है, जहाँ पर को आयरन और माइंस होती हैं वहाँ पर कोई पिगमेंट निकलता है फेरिक ऑक्साइड से. तो इसको हम लोग किसी भी चीज़ में कोट कर सकते हैं. लाइक हम लोग जैसे एक पत्थर को अगर बाहर से इससे कोट करते तो वो थोड़ा अलग दिखाई देगा. तो यहाँ पर को हम एक पत्थर को एक माता मान के, गॉडेस मान के वहाँ पर को कुछ मार्क करके और इस पिगमेंट से कोट करके हम लोग वर्शिप कर रहे हैं. These local deities were often incorporated with the Puranic framework by providing them as identification and wife of personality. अब इन जो ये मैं स्टोन की बात कर रहा हूँ, जो गॉडेस बता रहा हूँ मैं आपको, तो इन लोकल डाइटीज़ को, ये जो लोकल डाइटीज़ थी जो कंट्री के अलग अलग पार्ट पे अलग अलग तरीके से विजुलाइज होती थी, तो इन कंट्रीज़ को पुराने टेक्स्ट के साथ इन डाइटीज़ को पुराने टेक्स्ट के साथ हम लोग इंटर रिलेट करते थे. और पुराने टेक्स्ट के अकॉर्डिंग हम ये कहते थे दैट दीज आर द वाइफ्स ऑफ प्रिंसिपल डाइटीज़, ठीक है. जो प्रिंसिपल मेल डाइटीज़ हैं जैसे विष्णु हैं, शिवा हैं, ये प्रिंसिपल मेल डाइटीज़ हैं. तो जो ये स्टोन्स जो हम गॉडेस हम बता रहे हैं कि ये गॉडेस को हम पूजा करते थे जो स्टोन से बनी होती थी, तो पुराने टेक्स्ट के साथ हम इनको इंटर रिलेट करके ये बोल रहे हैं कि दीज आर दी वाइफ्स ऑफ मेल प्रिंसिपल डाइटीज. समटाइम दे आर इक्वेटेड विद लक्ष्मी. कभी इनको हम लोग लक्ष्मी माता मानते थे और कभी हम इनको मानते थे मतलब लक्ष्मी माता जो है वो वाइफ ऑफ विष्णु है ना, विष्णु भगवान की जो वाइफ है वो लक्ष्मी माता है. तो समटाइम वी आर रिगार्डिंग दीज स्टोन्स एज लक्ष्मी माता who is the wife of विष्णु, and in other instances as पार्वती माता. और अदर इंस्टेंसेस में हम इनको पार्वती माता मान रहे हैं जो वाइफ ऑफ लॉर्ड शिवा है. तो ये आपका आज का टॉपिक था. आज बहुत लेट भी हो गई थी बेटा क्योंकि बहुत सारी क्लासेस भी थी, अभी भी एक क्लास एक मीटिंग बची हुई है. सो आज के लिए इतना ही काफ़ी है. तो कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग स्लोली पढ़ेंगे क्योंकि आपके लिए भी ईजी रहेगा. जितने छोटे छोटे टॉपिक होंगे तो आपके लिए समझने में भी आसानी होगी. ओके देन बाय बाय.